तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका तेजस्विनी के इस विशेष अंक में। हर नागरिक हमारे देश का अपनी सेनाओं के प्रति ऋणी है, क्योंकि हमारी सभी सेनाओं का हर जवान, हर अधिकारी लगातार तत्पर रहता है देश सेवा के प्रति, और वो अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए इसलिए बेहतर तरीके से काम कर पाता है क्योंकि उसे इस बात का आश्वासन होता है कि उसके पीछे उसके परिवारों की देखभाल की जा रही है। उसके परिवारों में भी सभी जिम्मेदारियां उनकी पत्नियां आगे बढ़कर निभा पा रही हैं, और उनकी यही पत्नियां हैं जो उनकी ताकत बनती हैं, जिसके आधार पर वे सीमा पर दुश्मन के दांत खट्टे कर पाते हैं। यही साइलेंट सोल्जर्स कहलाती हैं, क्योंकि ये हमारे सशस्त्र बलों को ताकत देती हैं। तेजस्विनी का आज का ये विशेष अंक समर्पित है हमारे सशस्त्र बलों की इन्हीं साइलेंट सोल्जर्स के नाम। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। सेना के परिवारों के कल्याण को समर्पित, शहीद जवानों की पत्नियों, वीर नारियों के साथ खड़ी, घायल जवानों के परिवारों को राहत देती, सभी आर्मी वाइफ्स को सशक्त करती, वित्तीय संवेदनात्मक सहयोग देती, जरूरत के वक्त आत्मनिर्भरता की राह दिखाती, कौशल के साथ साथ उद्यमिता का पाठ पढ़ाती, अपनी क्षमताओं के साथ उठ खड़े होने का जज्बा देती, सैन्य बलों के परिवारों को हर प्रकार का संबल देती। हमारी सेना की साइलेंट सोल्जर्स आर्मी वाइव्स की ताकत बनती। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा, जिन्हें समर्पित है तेजस्विनी का ये अंक। मिसेस पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ये हमारी खुशनसीबी कि आज आप हमारे बीच हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान जो सीमा पर खड़े होते हैं, उनका पराक्रम तो हम सब देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो वाइव्स खड़ी होती हैं, जो ताकत देती हैं उन्हें, उनके बारे में हम बहुत कम जान पाते हैं। हम मानते हैं साइलेंट सोल्जर्स हैं। किन मायनों में उनकी ताकत हमारे डिफेंस फोर्सेस को भी ताकत देती है? आपने बहुत सही कहा कि साइलेंट सोल्जर्स, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे आर्मी के जवान, ऑफिसर्स जो आर्मी में कार्यरत होते हैं, उनको तो चुनौतियाँ होती ही है उनके सामने, लेकिन आई थिंक फैमिलीज को भी उतनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। और एक बार जैसे वो आर्मी में आ जाते हैं, लॉन्ग सेपरेशंस, फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स, ये तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन जाता है मानो। तो ऐसे ही चुनौतियाँ, फिर अकेले जब हस्बैंड्स फील्ड में रहते, सेपरेटेड हम रहते, तब हमें अकेले सभी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी कहा, पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, बच्चों की जिम्मेवारी, खुद की हेल्थ की जिम्मेवारी, सब कुछ ये लेडीज़ को ही करना पड़ता है। मतलब मोर्चा अकेले संभालना पड़ता है घर का सब लेडीज़ को। जैसे जैसे हम इस आर्मी परिवार में लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को यूज टू हो जाते हैं। बट जैसे आपने कहा कि सोल्जर्स और आर्मी में ऑफिसर्स, उनके तो जो भी वो कार्य करते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है टाइम टू टाइम। बट जो लेडीज़ होती है, जो अकेला मोर्चा संभालती है, वो चुपचाप हर चैलेंज, हर चुनौती को सामना करते हुए आगे चलते रहती है। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, स्ट्रेस हो, चाहे उसको कितनी बार एक घर से दूसरा घर चेंज करना पड़े, कई बार तो एक सेशन में 2-2 बार घर चेंज करने पड़ते हैं, कभी टेम्पररी से परमानेंट, तो इन सब का स्ट्रेस वो कभी दिखाती नहीं है। एक तो हमें उन चीज़ों की आदत, हम एक्सेप्ट कर लेते कि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, और हंस के उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब कहीं से खबर आती है कि हताहत हो गए हैं हमारे जवान, या शहादत मिली है उन्हें। अमूमन खबरों में जब ये सुर्खियां बनती हैं, तो एक आंकड़े के तौर पर आम जन उसे देखता है। दर्द हर देशवासी को दिल में महसूस होता है,
लेकिन उस वक्त मुझे लगता है कि आपके आवा आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा जब होता है, क्योंकि आपने तो बहुत बार इसका अनुभव किया होगा, तब क्या स्टेप्स उठाती है आवा, कैसे हाथ थामती है इन परिवारों का? जैसे ही ऐसे कोई न्यूज़ आती है तो सैन्य तथा आवा दोनों के ही मेंबर्स तुरंत ही, जैसे पता लगता है कि किसी फैमिली के साथ कुछ हादसा हुआ है तो सबसे पहले हमारी टीम या हमारी लेडीज़ वहाँ पहुँचती है। इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़, वो सबसे पहले कि साथ रहना। जैसे हम बोलते हैं आर्मी एक परिवार है, परिवार से दूर रह के हमारा परिवार तो हमारी आर्मी के ही, हमारे यूनिट के, उस स्टेशन में जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारे सबसे पहले परिवारजनों की तरह हमारा रिलेशन होता है। तो हम सबसे पहले उनके पास जाके उनको सपोर्ट देने का काम करते हैं और ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है इस जर्नी में। और बाकी आर्मी के अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे एक एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच है जो बाकी सब पेपर की कार्रवाई, एंटाइटलमेंट्स, ये सब तो वो संभालते हैं, पर आवा तुरंत सबसे पहले जाकर एंटाइटलमेंट या फिर उनको मॉनेटरी हेल्प, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ अलग होती है, तो सबसे पहले आवा उनको मॉनेटरी बेनिफिट देती है तुरंत, इमीडिएटली। और उसके बाद रेजिमेंटल, उस रेजिमेंट के, उस यूनिट के लोग टेक ओवर करते हैं और टाइम टू टाइम उनके साथ अपना सपोर्ट जारी रखते हैं। जो हम नागरिक सिविलियंस होते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आर्मी या हमारे सशस्त्र बलों के परिवारों की जिंदगी कैसी होती है। तो ये जब आप परिवार को परिभाषित करना चाहेंगे कि किस तरह क्लोज नेट होकर हमारे, चाहे आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ, बहुत सारे सशस्त्र बल हैं, उन सब के परिवार कैसे एक क्लोज नेट परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। जब हम अपनी फैमिली को छोड़ के आर्मी फैमिली में आते हैं, हम उसको ऑलिव ग्रीन फैमिली बोलते हैं। आर्मी में हर प्रांत से सोल्जर्स, जवान्स, ऑफिसर्स आते हैं और वो इकट्ठा रहते हैं एक साथ। तो जब हम इकट्ठा रहने लगते हैं तो हम इतने क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी सेम मेंटल स्टेट में होते हैं, सेम एनवायरनमेंट में होते हैं, सबके स्ट्रेसेस सेम होते हैं, सबकी जैसे चैलेंजेस सेम होते हैं, तो वी कैन कनेक्ट वेरी वेल टू ईच अदर एंड अंडरस्टैंड, एक दूसरे को बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमारे बहुत ही लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स बन जाते हैं। एक बहुत, मुझे लगता है बहुत खूबसूरत सा एहसास है ये कि इस तरह एक क्लोज नेट फैमिली की तरह साथ रहना। ये जो स्ट्रेसेस की मैं बात कर रही थी, चैलेंजेस की, हम उसको कैसे पार करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी पूरी बाकी फैमिलीज भी, हम सभी तो उसी से गुजर रहे हैं, मैं अकेली तो हूँ नहीं इस जर्नी में। बिल्कुल ठीक। सो वो हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है। आवा प्रेसिडेंट से बातचीत यहाँ जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं आवा की पहल आह्वान में। आशा, विश्वास और आस्था, ये है मूल मंत्र आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा का। ये विशेष जगह आह्वान, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये आह्वान की क्या खासियत है? आह्वान एक आवा का प्रमुख नारी सशक्तिकरण प्रोजेक्ट है। क्या करते हैं आप यहाँ? यहाँ पे हम अपनी वीर नारीज, विडोज और जो हमारी महिलाएं जो खुद को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास आपका बढ़ाना चाहती है, उनको हम ट्रेनिंग देकर उनको यहाँ जॉब स्किल करते हैं। ओहो, तो यानी इतना विशेष कार्य जो यहाँ किया जा रहा है, दिखाएंगे हमें? चलिए। हमारे इस प्रोजेक्ट आह्वान में हमारी 31 बेनिफिशियरीज है, जिन कुछ हमारे अलग अलग सेक्शंस है, 5 सेक्शंस, जिनके तहत ये हमारी लेडीज है जो काम करती है, उनके हमने फोटोज लगाए। अभी हम आपको सब सेक्शंस दिखाते हैं। सबसे पहले स्टिचिंग, ये स्टिचिंग सेक्शन। नमस्ते। नमस्ते। आपके पति की डेथ कैसे हुई थी? रोड एक्सीडेंट्स। तो उस समय ऐसे क्या हालात थे परिवार में जिस कारण से आपको यहाँ आवा का साथ मिला और आपने काम शुरू किया? नहीं, हालात तो बहुत ही बेकार थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, आर्मी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, उसके बाद हमारे बच्चे भी दोनों आर्मी में गए। 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में गए हैं। शशि जी कब से काम कर रही हैं यहाँ? 2007 से कर रही हूँ। 2007 से कर रही हैं। जरा बताएंगे हमें कि उस वक्त क्या हुआ था? मैम, मेरे हस्बैंड राजरीफ में थे, 9 RR में थे। वहाँ
आतंकवादियों के मुठभेड़ में वो शहीद हो गए कहाँ? JNK में, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में। तो उस टाइम मैं गांव में ही थी। मैं गांव में कहाँ? गांव अलवर थी। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है राजस्थान में, वहाँ पर ही थी। बच्चे छोटे छोटे थे। छोटा बेटा तो मेरा उस टाइम 6-7 साल का ही था। उसके बाद यूनिट से बंदे गए तो यहाँ मुझे ले आए। जैसे मेरे हस्बैंड को शौर्य चक्र मिला था, राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलाया था। शौर्य चक्र मिला था आपके हाँ पति जी। को। उसके बाद मुझे यहाँ क्वार्टर मिल गया। 4 साल में सरकारी क्वार्टर में रही थी। एक लड़का मेरा हैंडीकैप है जो हाँ, मैं ये भी आपको मेंशन करना चाहूँगी हाँ कि जी। इनका स्पेशल चाइल्ड जो है वो भी हमने आह्वान में हमारे साथ, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी, उसको भी ऑन जॉब सिखाया। ये हमारा एक बेनिफिशियरी है अभी। बोलना चालना कुछ नहीं आता था। यहाँ बहुत ही मुझे सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट उस लड़के की मिली आवाज़ से। बहुत मैं इसके लिए आभारी हूँ आभा की। क्या नाम है आपका? सुनीता सीता जी कब से काम कर रही हैं यहाँ? मैम, हम 2005 अक्टूबर 2005 में तो शुरुआत हुई थी आह्वान की। शुरुआत हुई थी, तब से हम लोग। आपका शुभ नाम? रीमा। रीमा, आप भी 2005 से? तो आपने आह्वान को धीरे धीरे बड़े होते देखा है? पहले ऐसे नहीं था मैम, क्योंकि पहले फौज को ब्रेक था ये ना। अभी में हम लोग आते गए, चेंज होते गए। बहुत अच्छा अभी मतलब अभी हम लोग अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है मैडम लोग। क्या अनुभव रहे हैं आपके? पहले मैम यहाँ बिरनारी के लिए खुला था ये। जब उन लोग को कम हो गया तो फिर हम लोग को लिया था बीच में बिरनारी के लिए। उनके लिए जैसे कोई बाहर निकल पाएंगे, वो घर के अंदर बैठ के कुछ नहीं करेंगे, बच्चे को थोड़ा ना गाइड करेंगे, ऐसे बोल के ना बिरनारी के लिए लेकर आया था। मिसेस पांडे, अभी हम आह्वान से होकर आए। आह्वान में हमने देखा किस तरीके से महिलाएं अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही हैं। आपने कहा ना, हर साल 2 साल में तो ट्रांसफर्स हो जाती हैं, पोस्टिंग्स हो जाती हैं, और ये सोच के ही बड़ा अजीब लगता है कि कैसे एक महिला अपने आप को तो सेटल ही नहीं कर पाती, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं का विकास कैसे कर पाती है। तो आप आवा कैसे महिलाओं को हेल्प करती है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए? हम हमेशा ये सोचते हैं कि आर्मी में लेडीज इतनी प्रभावशाली है, प्रतिभाशाली है, इतनी स्किल्ड है, कितने टैलेंट्स हमारे आसपास है, या बट यस हमारी ये जो चैलेंजेस है और वे ऑफ लाइफ है उसकी वजह से हम उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जो लेडीज स्किल्ड है, टैलेंटेड है, वो कहीं कुछ शुरू करती है तो उनका निकलने का टाइम हो जाता है। जैसे हमें लगता है कि अरे सेट हो रहा है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, तो आवा ने सोचा कि क्यों ना हम इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म प्रदान करें जिसमें हम इनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं और इनको बढ़ावा दे सकते हैं, इनके टैलेंट को और इनकी प्रतिभाओं को। तो आवा ने एक हमने कंबाइन सेंट्रल आवा में एक वेबसाइट खोली जिसमें सारे ये जो हमारे स्किल्ड लेडीज़ है और एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर इनको हम अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे अलग अलग जगह पे हम एग्जीबिशंस ये करते हैं। और स्पेशल डेज पे जैसे वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, आवा डे, फिर कारगिल विजय दिवस, ऐसे स्पेशल मौक़ों पर हम इनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। जबकि अभी वी आर वेरी लकी कि मॉल्स में और यहाँ बड़ी प्लेसेस में, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह हमें फ्री ये लोग स्पेस देते हैं जहाँ हमारी एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टॉल्स लगा के अपना एग्जीबिशंस लगाती है। यानी अवसर तो मिलते हैं, अवसर तो लेकिन मिलते हैं। जैसा हमने कहा चुनौतियां भी कम नहीं है। आगे यहाँ पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। सैन्य परिवारों के कल्याण को प्रतिबद्ध है आवा।
जो विभिन्न पहल के माध्यम से इसे संभव करते हैं। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए देश भर में चलाए जा रहे आशा स्कूल, जहां सैन्य ही नहीं सामान्य नागरिकों के बच्चों का भी भविष्य संवारते हैं, वहीं प्रयास जैसी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स की पहल दिव्यांग बच्चों को छोटी उम्र में ही इलाज और पुनर्वास की सुविधा देती है। सैन्य परिवारों के बच्चों के लिए क्रैश, स्कॉलरशिप्स, अनुग्रह राशि, आर्थिक सहायता के साथ साथ प्रेरणा जैसी अनूठी पहल से आवा कैंसर प्रभावित मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। हर मुश्किल में सैन्य परिवारों के पीछे एक ताकत है, आवा। मिसेस पांडे, जब हम बात करते हैं परिवारों की, तो परिवारों में बच्चे, उनकी देखभाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना केवल परिवारों की, आर्मी की भी। खास तौर पर जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जिस तरीके की पहल की जा रही है, ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है? बच्चे तो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। और हमने देखा कि हमारे ये जो स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको ज़्यादा हेल्प की या सहानुभूति भी नहीं बोल सकती, बट हेल्प की ज़रूरत है, मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। क्या अर्ली इंटरवेंशन सेंटर आपकी इसी सोच का नतीजा है? इसी सोच का, क्योंकि हमें कई बार ऐसे ध्यान आया कि जो इनकी डिसेबिलिटी होती है, इसका बहुत पहले वो जो एक पीरियड होता है, इनिशियल पीरियड, चाइल्ड बर्थ के बाद इमीडिएटली 3, 4, 5 साल तक यदि डिसेबिलिटी का हम डायग्नोसिस कर ले और उसको ऐसी सुविधा दे कि वो डिसेबिलिटी को हम ट्रीट कर सके, तो ये सोच के हमने ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स शुरू किए हैं, जिसमें एक ही जगह पे आपको सारी डिसेबिलिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट मिलती है। जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशियन, फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर उनके लिए अवेलेबल किया गया है। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं आशा और विश्वास। बिल्कुल, हम 32 आशा स्कूल्स चलाते हैं आर्मी के तहत, क्योंकि हमें पता लगा कि काफी सारे बच्चे हैं जिनको इन स्कूलों की जरूरत है। और ये स्कूल तो मुझे उम्मीद है कि दूर दराज के क्षेत्रों तक भी अलग अलग सारे हमारी कमांड्स में दूर दूर तक जहाँ पे भी नंबर ऑफ फैमिलीज ज़्यादा है, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा 32 स्कूल्स है आज ऑल ओवर इंडिया हमारी आर्मी की, और इसमें ना ही आर्मी के बच्चे लेकिन सिविलियंस के भी बच्चे हमारे आशा स्कूल्स में पढ़ते हैं। ओह, दैट्स अ ग्रेट हेल्प आई मस्ट से। हाँ, मतलब सोसाइटी के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी हमने वो ओपन रखा हुआ है, जिससे हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम बाकी लोगों के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस तरह के प्रयास करने में एफर्ट चाहिए, फंड्स चाहिए, कॉर्पोरेट से भी कोई हेल्प मिलती है आपको? हाँ, आजकल जब से लोगों को पता लग रहा है कि हमारी विजिबिलिटी की वजह से कि हम किस तरह के कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और आर्मी के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, तो कई सारी कॉर्पोरेट कंपनीज हमारे पास आई है और हम मतलब हमारे साथ इन्होंने काम शुरू कर दिया है। और मेरे को लगता है कि कायदे से अब अगर हम देखते भी हैं तो एक सोच बदली है देशवासियों की कि हमें अपने सैन्य बलों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे में एक आर्मी वाइफ होने के नाते कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि क्या उम्मीद की जाती है हमारी सिविलियन सोसाइटी से कि वो हमारे सैन्य बलों के परिवारों की जिंदगी और आसान कर सके? सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि लोगों को पता चलना, अवेयरनेस होना कि हम किस तरह के सिचुएशंस से जाते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अलग अलग जगहों पर, ये भी लोगों को पता चले तो ये ज़रूरी है, ताकि फिर वो हमारे साथ मतलब जुड़कर हमारे लिए आई थिंक हेल्प कर सकते हैं और आगे आ सकते हैं वॉलंटरीली। ऑफ लेट कई कंपनीज आई हुई है आगे। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी रेलीगेयर कंपनी का, जिन्होंने हाल ही में पिछले साल हमारे 6 आशा स्कूल्स का फंडिंग के लिए हमारे साथ MOU किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आवा एक NGO है, तो हम फंड्स अपने ही हम फंड्स तैयार करते हैं और डोनेशंस और आर्मी वेलफेयर से जो थोड़ा कुछ हमें फंड मिलता है उससे ये शुरुआत हुई हमारी, और अब आवा सेल्फ सस्टेनिंग धीरे धीरे बन रही है।
मिसेस पांडे, आप एक ऐसा भी उदाहरण है जिसमें आप सिविल सोसाइटी में थे, फिर आप आर्मी फैमिली में आ गई हैं। डेंटिस्ट के तौर पर आपने स्पेशलाइज किया, लेकिन फिर आप जब आर्मी वाइफ बन गई तो आपने अपने आप को इसी के प्रति समर्पित कर दिया। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि वो जो आपके अंदर का एक डॉक्टर है वो हमेशा एक्टिव रहता है? क्योंकि जैसे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की बात की, इसी तरीके से प्रेरणा भी आपका कैंसर पेशेंट्स के लिए भी काम चल रहा है। एक विजन होती है, या मैं समझ सकती हूँ कि क्या ज़रूरी है इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या फैसिलिटीज़ हम और अच्छी कर सकते हैं, या क्या हम ऐसी चीज़ अपने फैमिलीज़ को दे सकते हैं जिससे उनका बेहतर बने लाइफ और उनको फैसिलिटीज़ मिले। मतलब वो चैनलाइज हम ज़रूर कर सकते हैं, वो एक विजन है। तो प्रेरणा की पहल भी इसी का एक उदाहरण है। ये सब हमारे जो भी जितने भी आज तक आवा प्रेसिडेंट्स रही है, ये उनका विजन और फ्यूचर सोच की वजह से ये सब, एंड ज़रूरत फेल्ट नीड्स जब हमने देखी कि हाँ हमें लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हीं कार्यों को अब आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उनको हम ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। और मैं बिकॉज मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं ज़्यादा समझ सकती हूँ कि और हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मिसेस पांडे, आप चूंकि मैंने कहा सिविलियन फैमिली से हैं आप, लेकिन आपने फिर आप आर्मी परिवार का हिस्सा बन गई। ये ट्रांजिशन कितना डिफिकल्ट था, कितना डिफरेंट था? क्या फर्क देखती हैं आप लाइफ में, सिविलियन लाइफ और आर्मी लाइफ में? मतलब हमारे फैमिली का कोई आर्मी से निकट का कोई कनेक्ट नहीं था इससे पहले, हम आर्मी में आने से पहले। ऑफ कोर्स शादी होने के बाद एक बार ये आर्मी में आ गए तो आर्मी हमारा परिवार बन गई। ये बार बार मुझे भी बताया गया कि जब हम यूनिट में गए शुरू में कि ये आर्मी आपका परिवार है, क्योंकि वातावरण बिल्कुल अलग था। आप अपने फैमिली से, रिलेटिव से दूर जाते हैं। कई बार पोस्टिंग बहुत दूर हो जाती है, जिस इलाके को हमने कभी देखा भी नहीं होता है, तो यहाँ हमारे तो कोई जान पहचान का नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, ये सब सवाल आते हैं शुरू में। तो जैसे ही हम अपने यूनिट या आर्मी परिवार में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इतना सपोर्ट, इतनी हेल्प और इतने वार्म पीपल आसपास नज़र आते हैं। एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ यू, एंड इसमें इम्पॉर्टेंट रोल आपके हस्बैंड का भी होता है कि वो आपको टाइम टू टाइम ग्रूम करे या बताए इस एनवायरनमेंट के बारे में कि आप क्या एक्सपेक्ट करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मतलब थोड़ा थोड़ा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपको कुछ करना है। लेकिन आपकी भी तो बहुत बार पोस्टिंग्स बहुत खतरनाक क्षेत्रों में भी हुई होगी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके सामने जब एक वाइफ के तौर पर आपने एक चैलेंज को फेस किया हो? हाँ, मेन चैलेंज तो इतना समय अकेले बच्चों के साथ निकालना कि हम कैसे इतना समय निकाल पाएंगे। तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि खुद को बिजी रखना। और आजकल तो बहुत सुविधा, हमारे समय में इंटरनेट नहीं था, घर से हम कुछ कर नहीं सकते थे। आजकल तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। कोई खतरनाक क्षेत्र में भी कभी पोस्टिंग हुई जिसका अनुभव यादगार या आपके जहन में अभी भी ताज़ा है? JNK में हम थे, अखनूर से आगे, मतलब यूनिट तो हमारी आगे डिप्लॉयड थी LOC पे, और इधर फैमिलीज जहाँ रह रही थी उसके जस्ट 1-1.5 किलोमीटर के आसपास टेररिस्ट अटैक हुआ था उस समय। और उस समय ऐसे लगातार 2-3 इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से काफ़ी दहशत हो गई थी उस इलाके में। और मतलब बहुत इनसिक्योर फील होने लगता है नेचुरली, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो यहाँ रह रहे, हस्बैंड्स भी है नहीं, कैसे होगा हम। बट वो जो अगेन आर्मी का सपोर्ट और जिस तरह से सारी चीज़ें फटाफट वहाँ पे तैनात की गई सबके सिक्योरिटी के लिए, फैमिलीज़ के, तो उसकी वजह से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे हर एक चीज़ के लिए आर्मी में SOPs बनी हुई है, उनकी रिएक्शंस तुरंत होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या आप जैसे लेवल्स आगे बढ़ते गए, जैसे पहले कमांडिंग ऑफिसर भी बने अलग अलग स्तर पर, तो जब आपके पति की ये पोस्टिंग्स होती रही, प्रमोशंस होती रही, ओहदा बढ़ता गया, आपको भी लगा जिम्मेदारियां एक वाइफ के तौर पर और बढ़ती चली गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने जितने आप सीनियर होते हैं उतने नीचे आपके उतने ज़्यादा लोग आने लगते हैं। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि उनकी देखभाल, उनको कंफर्टेबल करना। तो आप टाइम टू टाइम लेडीज़ को अवेयर करते रहते हैं, एजुकेशनल लेक्चर्स उनके लिए लेते रहते हैं। कई फैमिलीज रिमोट प्लेसेस से भी आती है, पहली बार आके आर्मी में रहती है, तो इन सबको एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एडजस्ट करने में उन्हें आसानी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन मिसेस पांडे, चूंकि आप बहुत दशकों से आर्मी के साथ आपने जीवन जिया है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कोई ऐसे उदाहरण आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जहां चाहे हम वीर नारियों की बात करें या हम सामान्य आर्मी वाइफ्स की बात करें, जहां आवा के कारण उनका जीवन सुगम हो पाया,
कोई ऐसे उदाहरण, कोई ऐसी महिलाएं, कोई ऐसे परिवार? एक हमारा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट आह्वान ने काम किया है उनके साथ। तो जब ऑन ग्राउंड उनके साथ हम काम करते थे या दिन भर हम उनके साथ समय बिताते थे, तब मुझे पता लगा कि उनमें से कई वीर नारीज, कई विडोज है जो घर में कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरती है। फाइनेंशियल तो एक तरह, लेकिन घर में बच्चों की पढ़ाई, फिर जब बड़े होते और खाली पेंशन में इनका गुजारा होना बहुत मुश्किल लगा मुझे कि हाँ सही में इनको बहुत कठिनाई है, इतना इजी नहीं है लाइफ जितना हमें लगता है या बाहर से पता नहीं लगता है। तो जब ये आह्वान में आती है काम करने के लिए, जो उनको हम एम्पावर कर रहे हैं एक तरह से, और वो जो अर्न करके घर ले जाती है, तब उनको मतलब एक वो सेटिस्फेक्शन, खुशी जो मिलती है, ये लगता है कि हाँ हम कुछ सपोर्ट कर पा रहे हैं, हम किसी की जिंदगी को बेहतर बना पा रहे हैं। और वहाँ कई लेडीज डिस्ट्रेस में आती थी जिनको समझ नहीं आता था कि हम कहाँ जाए, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस बोलो या उनको पता नहीं, एजुकेशन इतना होता नहीं है। तो अभी भी मैं जाती हूँ तो लेडीज जब हमें थैंक करती है कि आपकी वजह से हमें ये मौका मिला, तो बहुत खुशी होती है। मिसेस पांडे, मुझे लगता है कि अगर हम आपसे कहानियां सुनने बैठे तो बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में हमारे देशवासियों से और सैन्य परिवारों से आवा के बिहाफ पर एक आर्मी वाइफ के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सबके साथ आवा के बारे में, आर्मी के और हमारी लाइफ के बारे में बातचीत कर सके। दूसरा, हमारी जो आवा की बेनिफिशियरीज या आर्मी की सब हमारी मेंबर्स है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हर कमिटमेंट से, बिकॉज आवा एक स्वयंसेवी संगठन है, यहाँ सारे वॉलंटियर्स है, किसी को हम फोर्स नहीं करते, कंपलसरी नहीं करते, बट सब वॉलंटरीली अपना काम करते हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि वो इसी जोश और इसी निष्ठा से आवा के प्रति अपना काम करते रहे और कंट्रीब्यूशन देते रहे, ताकि सभी को उसका फ़ायदा हो। और हम लोगों से बस अप्रिसिएशन चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सबकी बेहतर जिंदगी के लिए और खुशहाली के लिए ही करना चाहते हैं। हमने देखा कि कैसे फ्लैग डे मनाया जाता है, सशस्त्र बल झंडा दिवस, और ये आह्वान किया जाता है और प्रधानमंत्री तो हर मंच से आह्वान करते हैं कि आगे बढ़कर हमारे सैन्य बलों की सहायता करें। ऐसे में आप भी कुछ ऐसा आह्वान करना चाहेंगे हमारे देशवासियों से? मैं यही कहना चाहूँगी, मॉनेटरीली आजकल बहुत सारी कंपनीज CSR के तौर पे, डोनेशंस के तौर पे काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं, जिसकी हमें बहुत खुशी है। जो लोग ऐसे हमारे साथ इमोशनली जुड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे साथ साथ, हमें लगता है कि हाँ हमारे देश के सब लोग भी हमारे साथ है इस हमारी जर्नी में। जी, और मुझे लगता है कि हर देशवासी के मन में ये जज्बा हमेशा रहता है कि हम अपने सैन्य बलों, उनके परिवारों के साथ खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस पांडे, हमारे साथ जुड़कर ये तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तेजस्विनी के माध्यम से हम भी बता पाए कि आर्मी के भी परिवारों में हर महिला है एक तेजस्विनी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ आवा यानी आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना पांडे। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.edd@gmail.com। और हाँ, अगर आप हमारे सैन्य परिवारों, विशेष तौर पर आवा के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी जरूर भेजिए। हम आपको श्योर करते हैं कि आपकी ये संदेश हम मिसेस पांडे तक, आवा तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रामलला के स्वागत को तैयार हो रही है अयोध्या। सज संवर कर बन रही भव्य और दिव्य अयोध्या, राम की नगरी